नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज तारीख है 13 जुलाई और दिन है सोमवार। शुरुआत करेंगे देश भर की बड़ी और असरदार खबरों से। बात होगी ट्रैफिक और रेलवे अपडेट की, मौसम और जन सुविधाओं की, खेल जगत के नए रिकॉर्ड्स की और आखिर में जानेंगे देश दुनिया की उन खबरों को जो सीधे आपकी जिंदगी और भविष्य से जुड़ी हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। अगर आपका सफर बिहार के NH 31 से होकर गुजरता है तो निकलने से पहले ये खबर जरूर जान लीजिए। बिहार के खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी पर बना NH 31 का अहम पुल मरम्मत के लिए अगले 10 दिनों तक बंद रहेगा। इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है, जबकि हल्के वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाएगा। ये पुल उत्तर बिहार को कई जिलों से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, इसीलिए लोगों को लंबा डायवर्जन लेना पड़ सकता है। अब अगर आपकी दिलचस्पी शेयर बाजार में है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। पिछले कारोबारी हफ्ते में कई छोटे और मिड कैप शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। JSB फाइनेंस समेत कुछ शेयरों में एक ही हफ्ते में 47% तक की तेजी दर्ज की गई है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश न करें। किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले कंपनी के फंडामेंटल, जोखिम और अपने वित्तीय योजनाओं को जरूर समझें। अगर आप कम खर्च में अपना सिम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। रिलायंस जियो ने 189 रुपए का नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। इस प्लान में 28 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोजाना 2 GB डेटा, 100 SMS प्रतिदिन और जियो एप्स का एक्सेस मिलेगा। ये प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो कम कीमत में कॉलिंग और पर्याप्त इंटरनेट चाहते हैं। रिचार्ज करने से पहले अपने सर्कल में इसकी उपलब्धता जरूर जाँच लें। प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने के लिए BSNL ने भी बड़ा दांव चल दिया है। BSNL ने 599 रुपए का ऑल इन वन प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इसमें 70 दिनों की वैधता, रोजाना 3 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलेंगे। डेटा खत्म होने के बाद भी इंटरनेट बंद नहीं होगा, बल्कि कम स्पीड पर चलता रहेगा। कंपनी का कहना है कि ये प्लान ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। अब बात कर लेते हैं रेलवे से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। तो अगर आप ट्रेन में मोबाइल पर टिकट दिखाकर सफर करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब व्हाट्सएप पर भेजे गए अनरिजर्व टिकट का सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाकर यात्रा मान्य नहीं होगी। यात्रियों को रेल वन ऐप या UTS ऐप में मौजूद ओरिजिनल डिजिटल टिकट ही दिखाना होगा। रेलवे का कहना है कि स्क्रीनशॉट के जरिए फर्जी टिकट दिखाने की शिकायतें सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया है। अब अगर आप जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं तो खबर आपके लिए अच्छी है। रथ यात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बोकारो और आसपास के यात्रियों के लिए 5 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। ये ट्रेनें अलग अलग तारीखों पर चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट और बेहतर सुविधा मिल सके। रेलवे ने कहा है कि स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल और टाइमिंग आधिकारिक वेबसाइट और स्टेशन पर उपलब्ध है। यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की जानकारी जरूर जाँच लें। अगर किसी संस्थान के PF ट्रस्ट में पुराने नियमों से जुड़ी कुछ गड़बड़ियां या लंबित मामले हैं तो अब उन्हें सुधारने का मौका मिलने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के लिए अमनेस्टी स्कीम शुरू की है। इसके तहत तय समय के भीतर आवेदन करके पुराने अनुपालन संबंधी मामलों को नियमित कराया जा सकेगा। इसका पूरा उद्देश्य कानूनी विवाद कम करना और कर्मचारियों के PF प्रबंधन को बेहतर बनाना है। घर से निकलने से पहले बारिश का अलर्ट जरूर चेक कर ले। मौसम का हाल जान ले क्योंकि अगले कुछ घंटे भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर समेत कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले इलाकों और नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील की है। किसानों को भी मौसम को देखते हुए खेतों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं मुआवजे को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के बागपत में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांग है कि उन्हें मौजूदा मुआवजे की जगह 4 गुना मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि बाजार मूल्य और सरकारी मुआवजों में बड़ा अंतर है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश में जुटा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक को मिली धमकी से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर आ गई है। मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस ने होटल परिसर की कई घंटों तक गहन तलाशी ली। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और इसे फिलहाल फर्जी धमकी माना जा रहा है। पुलिस अब कॉल और संदेश भेजने वालों की पहचान करने में जुटी है। वहीं फर्जी पहचान के सहारे भारत में रह रहे एक शख्स को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। कर्नाटक पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद कथित तौर पर अपनी असली पहचान छिपाकर भारत में रह रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने दस्तावेज में हेरफेर कर भारतीय नागरिक होने का दावा किया था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है कि वो कब से भारत में रह रहा था, उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जाँच कर रही है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा पूरा कर लिया है और अब भारत लौट रहे हैं। इस यात्रा के दौरान कई अहम समझौते हुए, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत ने कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की और भारत की विकास यात्रा को दुनिया के सामने रखा है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय की उस खबर की ओर जिसने पूरे भारत में खलबली मचा दी है। वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास हुए दर्दनाक स्पीड बोट हादसे में बचाए गए 16 भारतीय पर्यटक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद स्वदेश लौट रहे हैं। सदस्य शामिल थे। वहीं समुद्र में एक और हमले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ओमान तट के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले के बाद 10 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन एक भारतीय अब भी लापता है। विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा बेहद जरूरी है और लापता भारतीय की तलाश जारी है। सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। रुक करते हैं आम जनता से जुड़ी राहत देने वाली खबरों की ओर। तो अगर आप यमन जाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। भारत सरकार ने साल 2017 से लागू यमन यात्रा पर लगी विशेष शर्तों को अब हटा लिया है। यानी अब भारतीय नागरिकों को पहले की तरह अतिरिक्त सरकारी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का कहना है कि बदले हालात को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि यात्रा से पहले स्थानीय सुरक्षा स्थिति की जानकारी जरूर लें। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए विकास की बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिले को 1047 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें सड़क, पुल, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करने का भी ऐलान किया, जिससे तकनीकी शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अब अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। IRCTC जल्दी अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिससे टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। नए पोर्टल में यात्रियों को एक ही स्क्रीन पर सीटों की उपलब्धता देखने की सुविधा मिलेगी, जिससे बार बार पेज बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी का दावा है कि त्योहारों और तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान भी वेबसाइट पहले के मुकाबले बेहतर काम करेगी और भारी ट्रैफिक संभाल सकेगी। देश में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में बड़ी खबर सामने आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश के ईस्ट सुहागपुर ब्लॉक में कोल बेड मिथेन यानी जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इससे घरेलू गैस उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर रखने वालों के लिए अब राहत भरी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार रूस से भारत तक कच्चा तेल लाने का समुद्री खर्च पहले के मुकाबले कम हो चुका है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव कम होने के बाद शिपिंग कंपनियों का जोखिम भी घटा है। इससे भारत के तेल आयात पर खर्च कम हो सकता है और आने वाले समय में ईंधन बाजार पर इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद नगर निगम की करीब 405 करोड़ रुपए की कई जनहित परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में सड़क, ड्रेनेज, विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई काम शामिल हैं। अमित शाह का कहना है कि सरकार का लक्ष्य शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुँच सके। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक बड़ा रास्ता फिर खुल चुका है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा व्यापार दोबारा शुरू होने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पांगसौ पास के जरिए व्यापार फिर बहाल होगा, जो साल 2019 के बाद बंद था। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों और व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है और चीन पर निर्भरता कम करने की भी मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से स्थानीय कारोबार, रोजगार और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। अब नजर डालते हैं क्राइम की कुछ खबरों की ओर। तो आपको बता दें, जयपुर के चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड की जांच के दौरान एक नया दावा सामने आया है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि मुख्य आरोपी आयुषी अपने ही रिश्ते के एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस इसी एंगल से हत्या की साजिश और मकसद की जाँच कर रही है। हालांकि अभी जाँच जारी है और पुलिस ने किसी अंतिम निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है। वहीं मध्य प्रदेश के चर्चित विशा शर्मा मौत मामले में अब एम्स दिल्ली की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में शरीर पर मिले कुछ निशानों की जांच की गई है और इन्हें लेकर सीबीआई आगे की जांच कर रही है। ये रिपोर्ट केस में अहम सबूत मानी जा रही है, क्योंकि इससे मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी। फिलहाल सीबीआई सभी वैज्ञानिक और मेडिकल सबूतों का मिलान कर रही है। अब बढ़ते हैं राजनीतिक खबरों की तरफ। तो मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दरअसल 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने बैठक बुलाने का कदम उठाया है। इस दौरान विपक्ष के साथ आने वाले बिलों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बैठक में सरकार विपक्ष को अपनी विधायी एजेंडे की जानकारी देगी, जबकि विपक्ष भी महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया मोड़ सामने आ चुका है। अयोध्या के संत महंत कमल नयन दास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राव का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में बिना वजह घसीटा जा रहा है। महंत कमल नयन दास ने कहा, चंपत राय का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये वर्षों से ईमानदारी से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत किसी की छवि खराब करना ठीक नहीं। फिलहाल पुलिस और SIT की जाँच जारी है।
अमेरिकी राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। भारत पर टैरिफ बढ़ाने वाले विधेयक के प्रमुख समर्थन माने जाने वाले अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है। ग्राहम अमेरिकी की विदेश और व्यापार नीति के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। ग्राहम अमेरिका की विदेश और व्यापार नीति के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। भारत अमेरिका व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी थी। उनके निधन पर अमेरिकी नेताओं ने शोक जताया है। E20 पेट्रोल को लेकर सियासत और बहस दोनों तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पूछा कि क्या बिना वाहन कंपनियों की स्पष्ट गारंटी के E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करना सही होगा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों की राय भी मांगी। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बैठक में चुनावी रणनीति, संगठन की तैयारी और उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई। पार्टी इस सीट को हर हाल में अपने पास बनाए रखने की कोशिश में जुटी है, इसलिए आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियों को और तेज होने की संभावनाएं हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब नौकरी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत जरूरी अपडेट्स हैं। अगर आप भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना देख रही हैं, तो ये शानदार मौका है। तो जो भी महिलाएं भारतीय सेना में अधिकारी बनने की सपना देख रही हैं, तो ये शानदार मौका है। भारतीय सेना ने एसएससी टेक वुमेन 2026 भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती 68वें शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स के लिए निकाली गई है। आवेदन केवल महिला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कर सकती है। चयन शॉर्ट लिस्टिंग और एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बाद लेफ्टिनेंट रैंक पर कमीशन मिलेगा। आवेदन सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा रहे हैं। अब अगर आप पढ़ाई में अच्छे और आर्थिक सहायता चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अमर उजाला की अटल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए 15 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में सफल छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे और विस्तृत जानकारी अमर उजाला की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT BHU में नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। संस्थान ने 16 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें जूनियर असिस्टेंट, टेक्निकल स्टाफ और अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं। अलग अलग पदों के लिए योग्यता 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन और संबंधित अनुभव तक तय की गई है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक और बड़ी भर्ती आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 58 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें ड्राइवर, लेफ्टमैन और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। अलग अलग पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि और पूरी जानकारी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये मौका आपके काम का है। मैनपुरी और देवरिया जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन संबंधित जिले की पात्र महिला अभ्यर्थी कर सकती हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा, यानी किसी लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं और अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरना जरूरी है। अब अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो ये खबर जरूर सुनिए, क्योंकि बिहार बोर्ड ने जून 2026 की 10वीं और 12वीं की कुछ परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 12 अगस्त और 12वीं की परीक्षा 18 अगस्त 2026 तक चलेगी। नई तारीखों के अनुसार अब परीक्षाएं आयोजित होंगी। बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वो पुराना टाइम टेबल न देखकर आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही परीक्षा कार्यक्रम को फॉलो करें। अगर आपने भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती परीक्षा दी थी, तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। सेना ने अग्निवीर CEE 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपनी ARO वाइज मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उन्हें अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी फिजिकल टेस्ट, मेडिकल जाँच और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। वेबसाइट पर जाकर आप अपना रोल नंबर जरूर चेक कर लें। हिमाचल से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, जम्मू से देहरादून जा रही एक निजी ट्रैवल कंपनी की लग्जरी बस देर रात हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के जिले में डमटाल क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में कुल 57 यात्री सवार थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। वहीं आगरा रेलवे स्टेशन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ आरपीएफ के कुछ जवानों और डिप्टी स्टेशन मास्टर के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है आरपीएफ कर्मियों ने स्टेशन मास्टर को प्लेटफॉर्म पर पकड़कर घसीटा। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। रेलवे प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। झारखंड के गुमला जिले से भी चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ सिर्फ एक ही दिन में सांप के काटने के 7 मामले सामने आए हैं। इनमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण सांप आबादी वाले इलाके में निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सांप काटने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल जाने की अपील की है। वहीं न्याय व्यवस्था को तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुग्राम में देश के सबसे आधुनिक न्यायिक परिसर में शामिल टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया है। इस इमारत में एक साथ 56 आधुनिक अदालतें, ई-कोर्ट सुविधाएं, डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वकीलों वादाकारियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
वहीं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा एक पारिवारिक विवाद अब पुलिस तक पहुंच चुका है। शिवसेना के पूर्व सांसद विनायक राउत के परिवार पर उनकी बहू ने मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और कथित तौर पर काला जादू करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है और जांच शुरू हो चुकी है। फिलहाल परिवार की ओर से भी अपनी सफाइयां जारी हैं। राजस्थान के यात्रियों के लिए हवाई सफर अब पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल पर पहली फ्लाइट की सफल लैंडिंग हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि नया टर्मिनल यात्रियों को आधुनिक सुविधा देगा और पर्यटन के साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देगा। नए टर्मिनल से एयरपोर्ट की यात्री क्षमता में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाया गया बिल अब खुद विवादों में घिर चुका है। प्रस्तावित एंटी करप्शन बिल की एक धारा पर संविधान विशेषज्ञों और संसदीय समिति ने सवाल उठाए हैं। विवाद उस प्रावधान को लेकर है जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाए जाने की जुड़ी व्यवस्था का जिक्र है। विशेषज्ञों का कहना है ये प्रावधान संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता। अब सरकार इस पर आगे क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी नजर है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर एक और अहम कदम उठाया गया है। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमरी ने अपना 6 दिवसीय भारत दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कृषि, खाद्य सुरक्षा, बीज, बागवानी और क्षमता निर्माण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और तकनीकी सहायता जारी रखने की बात दोहराई। इस दौरे को दोनों देश के व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। टीम इंडिया की T20 टीम में आखिर वक्त पर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज से पहले रवि बिश्नोई को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वो वरुण चक्रवर्ती की जगह टीम का हिस्सा होंगे, जो चोट और फिटनेस कारणों से उपलब्ध नहीं है। रवि बिश्नोई पहले भी T20 भारत के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। अब इस सीरीज में उनसे स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद रहेगी। टीम इंडिया के इस युवा बल्लेबाज ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो बहुत कम खिलाड़ी बना पाए हैं। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने सिर्फ T20 इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन अभी तक वनडे या टेस्ट में डेब्यू नहीं किया। इस मामले में उन्होंने कई दिग्गज T20 खिलाड़ियों की सूची में अपनी जगह बना ली है। लगातार आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर अब उनकी दावेदारी दूसरे फॉर्मेट के लिए भी मजबूत मानी जा रही है। अब अगर आपको लगता है कि सिर्फ भारत में ही गर्मी पड़ रही है तो ये खबर आपको चौंका सकती है। अमेरिका के कई राज्यों में भीषण हीट वेव जारी है। लगभग 4 करोड़ 40 लाख लोग हाई टेम्परेचर अलर्ट के दायरे में हैं। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। वहीं सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार सेक्टर में भारत बांग्लादेश सीमा पर करीब 185 एकड़ क्षेत्र में सीमा बाड़ लगाने का काम तेज कर दिया गया है। ये इलाका लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का कहना है कि फेंसिंग पूरी होने के बाद घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी, भरोसेमंद और सबसे तेज अपडेट के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन ब्यूरो के साथ। धन्यवाद।